दिन के 1 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जेडीयू के दिल्ली में चल रहे कार्यकारिणी में सबसे बड़े और बुनियादी सवाल पर पार्टी में दो फाड़ दिखने लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके समर्थक नेताओं की राय है कि पार्टी को नरेंद्र मोदी के मसले पर आर पार कर देना चाहिए। मतलब ये कि जेडीयू को इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए किसे उम्मीदवार बनाए, बल्कि अभी ये साफ हो जाना चाहिए कि मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे या फिर नहीं। नीतीश कुमार के साथ खड़े इस तरह के राय के ज्यादातर नेता एलजेपी या फिर आरजेडी से पार्टी में आए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे वरिष्ठ नेता नरम रुख अख्तियार किए हुए हैं। उनकी तरह के नेताओं की राय में जेडीयू को बीजेपी के साथ अपने 17 साल पुराने रिश्ते को एक ही झटके में नहीं तोड़ना चाहिए। जेडीयू के भीतर इस बात पर भी एक राय नहीं है कि पीएम पद को लेकर बीजेपी के सामने कोई डेडलाइन रखी जाए या फिर नहीं। और इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आखिर दो फाड़ की स्थिति जब जेडीयू के अंदर ही है तो फिर वो उस तरह का दबाव वास्तव में बीजेपी पर बना पाएगी या नहीं, इस पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता संबित पात्रा जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवधेश कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक बने हुए हैं स्टूडियो में मनीष अवस्थी, और यतेंद्र हमारे संवाददाता भी लगातार नजर बनाए हुए हैं जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक जेडीयू की चल रही है। सबसे पहले यतेंद्र, आपका ही रुख करते हुए, अंदर अभी क्या कुछ चल रहा है, क्या क्या बातें अंदर से निकलकर बाहर आई हैं अभी? देखिए, अंदर मीटिंग शुरू हो चुकी है और सबसे पहले जो शरद यादव को ने एक बार फिर से पदभार संभाला है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसका औपचारिक रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने वहां पर अनुमोदन कर दिया है। और अब जो तमाम जो प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, इन प्रस्तावों पर जो विदेश नीति को लेकर है उन पर चर्चा की जाएगी। और उसके बाद जेडीयू की जो बार बार जो नेता कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो पीएम पद की उम्मीदवारी की बात है वो जल्दी से जल्दी एनडीए के ऊपर दबाव बनाया जाए, बीजेपी के ऊपर दबाव बनाया जाए कि उस पर जल्दी से जल्दी उसकी घोषणा करें, तो इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन पहले जो प्रस्ताव हैं औपचारिक रूप से वो प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, आर्थिक और राजनीतिक जो प्रस्ताव है उन पर चर्चा पहले की जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ की यानी कि खुद ही अभी स्थिति बिल्कुल साफ नहीं हो पाई है जेडीयू की, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जेडीयू दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। दीपक जी, बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब जेडीयू में ही दो फाड़ है, न सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर बल्कि गठबंधन को आगे कंटिन्यू किया जाए या फिर नहीं, ऐसे में वास्तव में क्या वो बीजेपी के ऊपर दबाव बना पाएगी? देखिए, कोशिश तो यही है नीतीश कुमार की कि वो बीजेपी के ऊपर दबाव बनाकर रहें, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन 2 दिनों में वो कितना सफल होंगे। परसों रात में यानी कल से एक रात पहले, मैं तब से आपको डेवलपमेंट बताना शुरू करता हूं, बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह का टेलीफोन नीतीश कुमार के पास गया, शरद यादव के पास गया और दोनों ने बातें की। जाहिर सी बात है कि बात जो है खाने और मौसम तक नहीं सीमित रही होगी, बात इस पर भी आई होगी कि आप प्रधानमंत्री पद के मुद्दे पर क्या कर रहे हैं। और राजनाथ सिंह, जहां तक मैं जानता हूं, उनकी तरफ से यही कम्युनिकेट हुआ है कि उचित समय पर उचित फैसला लिया जाएगा। लेकिन सवाल अब जनता दल यूनाइटेड कैच 22 सिचुएशन पे वो एक स्टैंड ले चुका है। पार्टी के अंदर ये बात हो चुकी है कि 2 दिन की इस राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक में हमको एक रेजोल्यूशन पास करना है। यतीन्द्र भी बता रहे थे कि चाहे वो राजनीतिक प्रस्ताव के रूप में हो या एक अलग से प्रस्ताव हो, पीएम पद पर जनता दल यूनाइटेड की राय ये है और एनडीए उसको इंडोर्स करेगा या नहीं। इन्हीं चीजों को लेकर उहापोह और कशमकश की स्थिति बनी हुई है चित्रा। इसीलिए अभी तक शरद यादव के चुने जाने के बाद तक एक क्लियर लाइन जेडीयू नहीं डिसाइड कर पाई है, क्योंकि अभी तक जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अधिवेशन होते हैं उनके फिक्स्ड एजेंडाज होते हैं, लेकिन ये एजेंडा सामने निकलकर नहीं आ रहा है। निसंदेह तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई भी आदमी खुलकर बात नहीं करेगा, लेकिन अगर आप वरिष्ठ लोगों से पूछे जो 17 साल से जो बीजेपी के साथ निभाते आ रहे हैं, उनको लगता है कि ऐसे वक्त पर बीजेपी का साथ छोड़ देना, जब 2002 के दंगों में हम खुद उनके पार्टनर थे, उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, ये ठीक नहीं होगा। और एक आखिरी लाइन इसमें ये भी जोड़ना चाहता हूं, उनको ये भी पता है कि संगठन उनका उतना मजबूत नहीं है बिहार के अंदर जितना मजबूत बीजेपी का है।
पिछले चुनाव में भी हमने देखा था बीजेपी का संगठन, नीतीश कुमार का नारा, दोनों ने मिलकर चुनाव जिताया था। लेकिन लोकसभा में क्या ऐसा हो पाएगा? तो नीतीश कुमार दोनों हाथ में लड्डू रखे हुए हैं, एक तरफ यूपीए का लड्डू है, एक तरफ एनडीए का लड्डू है, दोनों की खाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे सीनियर और उनके वरिष्ठ लोग उनको समझा रहे हैं, भैया एक लड्डू पर दांव आजमाओ, दोनों पर आजमाओगे तो कोई बीच की बिल्ली आएगी और दोनों लड्डू खींच कर ले जाएंगे। बिल्कुल, और होता भी ऐसा ही है। दो नावों पर सवारी करने वाले लोग कभी किनारे तक नहीं पहुंच पाते। और एमके सिंह साहब, सवाल बड़ा यही उठ रहा है, जेडीयू के अंदर इस वक्त जो स्थिति देखने को मिल रही है, वशिष्ठ नारायण सिंह बीजेपी से अलग होने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि 17 साल पुराने गठबंधन को नहीं तोड़ना चाहिए, जबकि नीतीश कुमार के साथ तमाम ऐसे लोग खड़े नजर आ रहे हैं जो कि दूसरी पार्टियों से आरजेडी या फिर एलजेपी से आए हुए हैं। ऐसी स्थिति में जेडीयू, क्या आपको लगता है कि वास्तव में उस तरह का दबाव बना पाएगी? और जेडीयू जब अपनी स्थिति ही क्लियर नहीं कर सकती तो फिर वो जनता को क्या समझाएगी आगे आने वाले दिनों में? स्थिति को समझने के लिए कई बार एक प्रोसेस होता है तर्कशास्त्र में कि हम परिणाम से तर्कवाद की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि नीतीश से संबंध टूट जाते हैं। विकल्प क्या है नीतीश के पास? क्या नीतीश कांग्रेस के साथ जाएंगे? आप ध्यान रखिए कि कांग्रेस का नेचुरल एलाई लालू यादव है, एलजेपी है, नीतीश नहीं है। और अगर जाते भी हैं नीतीश तो कांग्रेस का 8% वोट और नीतीश का 22% वोट, क्या इनको ये चुनाव जिता पाएगा? इसलिए कतई संभव नहीं है कि नीतीश ये हराकिरी करें। अब ये है कि ये पोस्चरिंग है। पोस्चरिंग इसलिए है कि बीजेपी की मजबूरी है कि मोदी को लाना ही लाना होगा। अगर ये चुनाव बैतरणी पार करना चाहते हैं तो सिर्फ मोदी के सहारे पार कर सकते हैं। संघ ने ये मन बना लिया है कि मोदी ही रहेंगे, और अगर संघ ने बना लिया है तो बीजेपी के पास बहुत ऑप्शंस है नहीं। ठीक है, कुछ लोग किसी और को प्रमोट कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो सीधा सीधा ये है कि ये पोस्चरिंग होगी। लिहाजा जो बनेगा ड्राफ्ट, जो प्रपोजल होगा, वो इतने ही तक सीमित रहेगा जिसमें जनरलाइज प्रोपोजिशन में बात होगी और ये होगा कि कुछ क्राइटेरिया बताएंगे कि भाई हमें अच्छा लगेगा कि आप अच्छा एक सेकुलर लीडर दें। इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अंत में जाके नीतीश की मजबूरी है, घुटने टेक देंगे नीतीश अगर बीजेपी तन के खोड़ी हो जाए। दीपक ने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि उन्होंने भी बिहार घुमा है, हम बिहार के हैं। हम सब जानते हैं कि बिहार में नीतीश का कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क नहीं है अगर नीतीश को सर्वाइव करना है। बल्कि हकीकत यह है कि जो ट्रांसफरेबल वोट्स हैं वो बीजेपी के नीतीश में ट्रांसफर होते हैं, नीतीश के वोट बीजेपी को नहीं मिलते। तो लॉस जो होगा वो नीतीश को होने जा रहा है, बीजेपी को नहीं होगा।